दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ईएसआईसी पेंशनर्स मेडिकल स्कीम 2006 और इसके संबंध में ईएसआईसी हेडक्वार्टर के द्वारा 25 मई 2021 को नई गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं और बहुत सारे बदलाव यहां पर किए गए जिनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आप सभी को भी ये मालूम है कि ईएसआईसी पेंशनर्स मेडिकल स्कीम 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई थी, लेकिन इस स्कीम को लागू करने के बाद में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे और उन बदलावों की वजह से पेंशनर्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। तो उन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अब रिवाइज्ड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं 25 मई 2021 को और इन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद में पेंशन भोगियों को काफ़ी अच्छी राहतें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो इस स्कीम की जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी नई गाइडलाइंस के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ईएसआईसी पीएमएस स्कीम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एंट्री टू ईएसआईसी पीएमएस, यानी कि कब इस स्कीम में एंट्री लेनी है, अपने आप को पंजीकरण करना है, इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि पेंशनर्स वुड हैव टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन रिगार्डिंग ईएसआईसी पीएमएस मैंडेटरली बाय द डेट ऑफ देयर रिटायरमेंट, यानी कि जिस दिन वो रिटायर होना है उस दिन से पहले उन्हें ये ऑप्शन देना है कि उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का लाभ लेना है या फिर ईएसआईसी पीएमएस स्कीम का लाभ लेना है। उसके बाद में कि इफ़ नो ऑप्शन इज रिसीव्ड बाय द लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट और ऑप्शन फॉर एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, पेंशनर्स वुड हैव बिकम एलिजिबल फॉर रिसिप्ट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि यदि किसी ने ऑप्शन नहीं दिया है तो रिटायरमेंट के अगले महीने से ही उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। इफ़ द पेंशनर सबमिट हिज ऑप्शन फॉर पीएमएस आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एन एडमिशन फीस ऑफ ₹30 एंड रिफंड द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बाय द हिम, यानी कि यदि कोई रिटायरमेंट के टाइम पर ऑप्शन नहीं देता है तो उसके बाद में भी वो ऑप्शन दे सकता है, लेकिन इसके लिए उनको ₹30 की एडमिशन फीस देनी होगी। साथ में ही जितने महीने का उन्होंने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्राप्त किया है उसका भी उन्हें वापस भुगतान करने पड़ेगा, यानी कि वो जो पैसा है वो भी उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें रही एंट्री के बारे में। और फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उन्हें कितना मिलेगा इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि इन केस no option is submitted at the time of retirement, the pensioner shall be automatically eligible for fixed medical allowance, जो कि अब 1000 रुपये हर महीने दिया जाता है 7वें वेतन की सिफारिश से लागू होने के बाद में। और pensioners will not be eligible for fixed medical allowance again once ESIC PMS scheme is opted after the acceptance, यानी कि जैसे ही वो यहाँ पर ईएसआईसी पीएमएस को ऑप्ट कर लेता है तो उसका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस रोक दिया जाएगा और जितने दिन का उन्होंने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लिया है उसका उन्हें उसे वापस लौटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है कि एग्जिट फ्रॉम ईएसआईसी पीएमएस, यानी कि इस स्कीम से कब यहाँ पर कोई बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि पेंशनर्स हु ऑप्ट्स फॉर ईएसआईसी पीएमएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कैन ऑप्ट आउट वंस। आफ्टर ऑप्टिंग आउट सच पेंशनर्स कैन री एंटर द स्कीम for only one more times after paying a registration fees of ₹30 and refund of the FMA received by him, यानी कि इस स्कीम में से आप एक बार ही निकल सकते हैं और एक बार ही वापस इस स्कीम में आ सकते हैं। बार बार इस स्कीम को छोड़ने का और चुनने का मौका नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको ₹30 की जो फीस है वो भी देनी पड़ेगी, साथ में ही जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपको मिला है उसको भी वापस लौटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कहा गया कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट किस तरह से मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि पेंशनर्स वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग एसएसटी, यानी कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री और बार री एंट्री इनटू द स्कीम, यानी जिस दिन से वो इस स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं उसी दिन से उन्हें सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे एसएसटी के भी। और उसके बाद में कि एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन केस वेयर ए पेंशनर्स बिकम द मेंबर्स ऑफ द ईएसआईसी पीएमएस सम टाइम आफ्टर रिटायरमेंट ही बिकम्स एलिजिबल फॉर एसएसटी ओनली आफ्टर ए वेटिंग पीरियड ऑफ 6 months। नाउ द कंडीशन इज बीइंग विदड्रॉन, यानी कि अब यहाँ पर जैसे ही कोई कर्मचारी ईएसआईसी पीएमएस का मेंबर बनता है उसी दिन से सारे जो बेनिफिट्स हैं वो लागू हो जाएंगे। पहले इसके लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड था, यानी कि आप यदि ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद में आपको 6 महीने के बाद में इस स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। फिर बात आती है यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो द रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू पेंशन शैल बी एज अंडर। तो यहाँ पर दिया जाएगा सबसे पहले कि कैशलेस ट्रीटमेंट, और उसमें कहा गया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी द पेंशनर्स कैन गो डायरेक्टली
टू एनी ऑफ द नियर बाई इम्पेनल हॉस्पिटल। फॉर दिस पर्पज इंस्ट्रक्शंस मे बी इश्यूड बाय द नोडल ऑफिसर्स टू द टाई अप हॉस्पिटल टू एक्सेप्ट एडमिशन इन इमरजेंसी फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर ESIC पेंशनर्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल कार्ड्स। यानी कि इमरजेंसी केस में जो ESIC PMS का सब्सक्राइबर है वो किसी भी इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है और वहाँ पर उन्हें अपना कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि बिना पैसे लिए हुए इलाज वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में कि जो ESIC के हॉस्पिटल्स हैं उनमें किस तरीके से इलाज दिया जाएगा। द मेडिकल ट्रीटमेंट टू पेंशनर्स विल बी प्रोवाइडेड एज अंडर द पेंशनर्स कैन टेक द ट्रीटमेंट एज पर द फैसिलिटी अवेलेबल इन द ESIC हॉस्पिटल। ESIC हॉस्पिटल में जो भी सुविधा है वो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इन केस द फैसिलिटी इन ESIC हॉस्पिटल इज नॉट अवेलेबल एज पर द एंटाइटलमेंट देन ही कैन ऑप्ट टू हैव ट्रीटमेंट फ्रॉम इम्पेनल हॉस्पिटल एंड द रेफरल टू प्राइवेट हॉस्पिटल शैल नॉट बी डिनाइड। यानी कि यदि ESIC हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ पे किसी भी प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल में भी अपना इलाज ले सकते हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पेनल विद ESIC द पेंशनर शैल बी इंटाइटल्ड फॉर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इन प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ ESIC डॉक्टर गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट फॉर स्पेसिफिक लिस्टेड प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन। नो अदर परमिशन लेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू टाई अप हॉस्पिटल। यानी कि यदि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल में लेना है तो उसके लिए ESIC डॉक्टर या फिर किसी सरकारी डॉक्टर के द्वारा उनको रेफ़र किया हुआ है उसी के बेस पर उनको प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल में कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि ट्रीटमेंट ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस। पहला ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा कैशलेस, दूसरा रहेगा यहाँ पर रीइंबर्समेंट बेसिस पर। इन केस नो टाई अप हॉस्पिटल इज अवेलेबल फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट द पेंशनर्स मे टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी नियर बाई गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर विच रीइंबर्समेंट इज टू बी मेड restricting the claims to the ceiling of CGHS CSMA rules or actual whichever is less। यानी कि यदि इमरजेंसी मामले में कोई सब्सक्राइबर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले लेता है तो उसका रिम्बर्समेंट भी उन्हें किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको हॉस्पिटल को पैसा देना होगा और रिम्बर्समेंट जो किया जाएगा वो CGHS की रेट के हिसाब से किया जाएगा। All treatment taken in any government hospitals shall be valid for reimbursement irrespective of permission by ESIC। यानी यदि आपने किसी इमरजेंसी केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है तो वहाँ पर जो भी खर्चा होगा वो उसका रिइंबर्समेंट आपको कर दिया जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर कि ट्रीटमेंट इन टाई अप बार नॉन टाई अप हॉस्पिटल्स विदाउट परमिशन रेफरल इफ द पेंशनर्स टेक एनी इलेक्टिव ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द टाई अप नॉन टाई अप हॉस्पिटल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विदाउट एनी एडवाइस ऑफ ESIC डॉक्टर गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट और विदाउट परमिशन रेफरल द रिक्वेस्ट फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ सच ट्रीटमेंट शैल बी कंसिडर्ड बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड रीइंबर्समेंट शैल बी लिमिटेड टू CGHS रेट्स। यानी कि यदि कोई सरकारी जो पेंशन भोगी है वो बिना रेफरल के किसी नॉन टाई अप हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले लेता है तो उसका रिइंबर्समेंट भी उन्हें CGHS की रेट के हिसाब से कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर कहा गया कि जो the ESIC tie-up hospitals may be directed to ensure that if a pensioner approaches the ESIC tie-up hospital directly for any treatment whether OPD or IPD the hospital shall charge at CGHS rates for all procedures। यानी कि यदि कोई पेंशन भोगी डायरेक्ट टाई अप हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और CGHS की जो रेट्स हैं उन्हीं के हिसाब से पैसा उस पेंशन भोगी से लिया जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर डायरेक्ट OPD कंसल्टेशन फ्रॉम स्पेशलिस्ट एट CGHS इम्पेनल्ड हॉस्पिटल इन रेस्पेक्ट ऑफ CGHS बेनिफिशरीज एज्ड 75 ईयर्स एंड अबव। तो यहाँ पर जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशन भोगी हैं वो यहाँ पर जो CGHS इम्पेनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी अपना इलाज करवा सकते हैं OPD फैसिलिटी के लिए। फिर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू पेंशनर्स एज 80 ईयर्स एंड अबव ESIC हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड द CGHS इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू पेंशनर्स एज 80 ईयर्स एंड अबव वाइड लेटर सो एंड सो द मेडिकल फैसिलिटी टू पेंशनर्स शैल कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। यानी कि जो 80 साल से ऊपर वाले पेंशन भोगी हैं उन्हें भी मेडिकल की सुविधाएं सारी मिलती रहेंगी। और फिर यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ CGHS गाइडलाइंस द ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द CGHS इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू पेंशनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड स्टैंड एप्लीकेबल इन ESIC। यानी कि जो CGHS के सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अब यहाँ पर
ESIC PMS स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उन सभी के लिए भी लागू रहेंगे। तो लगभग यहाँ पर ESIC PMS स्कीम CGHS के बराबर ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब स्कीम को पूरी तरीके से CGHS के अकॉर्डिंग ही मान लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद जानकारी सभी पेंशन भोगियों के लिए जो कि ESIC के सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो PMS आइडेंटिटी कार्ड है उनको इश्यू किए जाने के लिए भी CGHS की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें ही फॉलो करना है और उन्हीं के हिसाब से पेंशन भोगी को सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ESIC PMS विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग शैल कंटिन्यू टू बी अप्लाई एज सच, यानी कि जो निम्नलिखित यहाँ पर 10 तरीके के जो प्रोविजन है वो पहले की तरह लागू रहेंगे, कुछ बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर ESIC PMS, एंटाइटलमेंट ऑफ वार्ड्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, डेफिनेशन ऑफ फैमिली, मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट ऑफ AMA, रीइंबर्समेंट ऑफ क्लेम्स इन इमरजेंसी, अपॉइंटमेंट इन AMA, मेडिकल एडवांस, पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स और ट्रैवलिंग अलाउंस। ये सारे जो रूल्स हैं ये पहले की तरह लागू रहेंगे, इनमें कुछ बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आपको ESIC PMS स्कीम के बारे में जो नई जानकारी दी गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके फ़ायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए।